हाय गाइस, माई सेल्फ एडवोकेट करुणा एंड आज मैं आप लोगों को टॉर्ट पढ़ाने वाली हूँ एंड मैं करियर लीडर्स में लीगल फैकल्टी हूँ। टॉर्ट मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि टॉर्ट में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि टॉर्ट है क्या, ये दूसरे लॉज से डिफरेंट क्यों है, किस तरीके से है। तो आज हम इसी को समझते हैं कि टॉर्ट है क्या। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ टॉर्ट, टॉर्ट है क्या, किस तरीके से ये आया है, इंडियन लीगल सिस्टम में ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, टॉर्ट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर टॉर्ट जो है ये डिपेंड करता है, और ये किस तरीके से सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस क्या है। सो स्टार्ट करते हैं टॉर्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे टॉर्ट, है ना। देखो समझो, टॉर्ट is a French word. It's a French word and it has been derived from a Latin word tortum, and it has been derived from a Latin word tortum. Tortum means twisted or crooked. Twisted means which is not straightforward, तो उसको हम क्या कहते हैं, twisted and crooked. इंडियन लीगल सिस्टम में क्योंकि ये हमने प्रेजेंट लीगल सिस्टम ब्रिटिशर्स से बोरो किया है, सो ब्रिटिश इंग्लिश लॉ में यानी इंग्लिश लॉ में टॉर्ट को हम कहते हैं सिविल रॉन्ग। टॉर्ट जो है ये सिविल रॉन्ग है। सो रॉन्ग, अब देखो इन सब को हम एक बार लास्ट में जो है ऐड ऑन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड एट द एंड वी विल गेट अ डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, जो आपको टॉर्ट को समझने में सबसे आसान डेफिनेशन लगेगा। सो रॉन्ग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉन्ग? व्हेन समवन्स राइट इज़ वायलेटेड, व्हेन समवन्स राइट इज़ वायलेटेड, राइट इज़ वायलेटेड, सो दिस इज़ कॉल्ड रॉन्ग, ठीक है। सिविल, अब सिविल को समझने के लिए विच इज़ नॉट इन क्रिमिनल, विच इज़ नॉट क्रिमिनल, तो बेसिकली वो क्या है, सिविल है। तो सिविल और क्रिमिनल को अगर हम समझें तो किस तरीके से, तो अब हम समझते हैं सिविल एंड क्रिमिनल। आपने सुना होगा क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस, तो इन दोनों ऑफेंसेस को डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है इंटेंशन। हियर इंटेंशन डज नॉट मैटर, इंटेंशन डज नॉट मैटर, यहाँ इंटेंशन मैटर नहीं करता है, बट हियर इंटेंशन मैटर्स, इंटेंशन मैटर्स। सिविल लॉ में जब हम बात करते हैं तो दूसरा जो डिफरेंस आता है हमारे दिमाग में वो है पनिशमेंट या फिर रेमेडी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ जो रेमेडी होती है दैट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन और फाइन, कंपेंसेशन और फाइन, और यहाँ जो रेमेडी होती है इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। यानी जब किसी का राइट वायलेट होता है तो अगर वो क्रिमिनल राइट वायलेट होता है तो उसे रेमेडी किस फॉर्म मिलती है, पनिशमेंट के फॉर्म में मिलती है। सो ये सेकेंड है डिफरेंस। देन अब ये दोनों चीज़ें देखकर हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं कि और कौन कौन से लॉज हैं जो सिविल हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अलावा फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी, क्योंकि इन सब में हमने क्या सुना होता है, प्रॉपर्टी लॉ, इसमें क्या होता है, फाइन होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको हम कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, फाइन होता है, एक्सेट्रा। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, इंडियन पीनल कोड, क्योंकि इंडियन पीनल कोड में क्राइम का डेफिनेशन और पनिशमेंट दोनों ही दिया गया है। सो इंडियन पीनल कोड एंड CRPC, ये दो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं जब हमारे दिमाग में क्रिमिनल लॉ आता है। तो CRPC इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें कि क्रिमिनल एक्ट्स में क्या प्रोसेस फॉलो करती है कोर्ट, ये बताया गया है। सो इंडियन पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हैं ये दो लॉज हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में क्रिमिनल एक्ट आता है तो ये दो लॉ आते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं सिविल एंड क्रिमिनल में।
an individual right is violated, an individual right is violated। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देखें तो कॉन्ट्रैक्ट में इफ़ इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स के बीच में है और एक इंडिविजुअल ने दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तो ऑब्वियसली बात है जिसके साथ ब्रीच हुआ है वही कोर्ट को अप्रोच करता है रेमेडी के लिए। तो यानी सिर्फ एक इंडिविजुअल का राइट वायलेट होता है, ना कि किसी और का होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रिमिनल लॉ, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रिमिनल लॉ, द एंटायर सोसाइटी कम्स इन थ्रेट, द एंटायर सोसाइटी कम्स इन थ्रेट। जैसे अगर कहीं पर मर्डर होता है तो पूरी सोसाइटी डर में आ जाती है, अगर कहीं रॉबरी होती है तो पूरी सोसाइटी डर में आ जाती है, अगर कहीं डकैती होती है, किडनैपिंग होती है तो पूरी सोसाइटी को एक डर हो जाता है कि इट कैन हैपन विद अस। एंड यहाँ जो ऑफेंस, क्यों ये डरते हैं? बिकॉज ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस इज़ मोर, सो इट इज़ कंसिडर एज लेस ऑफेंस, इट इज़ कंसिडर एज लेस ग्रेव ऑफेंस, लेस ग्रेव offense as compared to criminal acts, its gravity is more, its gravity is more, और इसकी ग्रेविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ the individual approaches the court, the individual अप्रोचेज द कोर्ट, यानी जिस इंडिविजुअल का राइट वायलेट हुआ है कोर्ट को भी वही अप्रोच करता है। बट यहाँ क्या होता है? द गवर्नमेंट एज द रिप्रेजेंटेटिव अप्रोचेज द कोर्ट। गवर्नमेंट क्या करती है? एज अ रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट को अप्रोच करती है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, है ना। सो द इंडिविजुअल अप्रोचेज द कोर्ट, और यहाँ क्या होता है? गवर्नमेंट अप्रोचेज द कोर्ट। तो ये डिफरेंसेस होते हैं सिविल एंड क्रिमिनल में। अब देखो, सिविल में मैंने कहा कि टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि ए कहीं जा रहा है और किसी के घर की बालकनी से कोई फ्लावर पॉट उसके सर पे गिरता है, उसका राइट वायलेट हुआ, राइट टू मूव फ्रीली। सो रॉन्ग हैज़ बीन कमिटेड, बट ये जो है इंटेंशनली नहीं है। अगर इंटेंशनली नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ये क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट के लिए क्या होता है? इंटेंशन कंपलसरी है, इंटेंशन मैटर करता है, राइट। अब जैसे सपोज अगर इफ़ आई वांट टू किल समवन, तो माय इंटेंशन शुड बी टू किल समवन, एंड उसके लिए पहले मैं सोचूंगी आई वांट to kill that person, then I'll make a plan, then I'll execute the plan. So ये क्रिमिनल में क्या होता है? बेसिकली इंटेंशन बहुत मैटर करता है। बिना इंटेंशन का क्राइम नहीं हो सकता। अगर रॉबरी करनी है तो देयर शुड बी एन इंटेंशन, उसका एक इंटेंशन होना चाहिए। अब जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि एक फ्लावर पॉट गिरता है किसी की बालकनी से, तो यहाँ पर उस इंसान का कोई इंटेंशन नहीं है फ्लावर पॉट आपके सर के ऊपर गिराने का, बट नेग्लिजेंटली, क्योंकि उसने वहाँ पर इस तरीके से रखा है कि वो गिर सकता है, तो ये उसका एक नेग्लिजेंट एक्ट है, उसके तरफ से एक नेग्लिजेंट ड्यूटी है जिसकी वजह से वो फ्लावर पॉट आपके ऊपर गिरता है। अब यहाँ पर आप किस लॉ के अंदर, किस सिविल लॉ के अंदर कोर्ट में जाओगे? क्योंकि आप लोगों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, आप लोगों के बीच कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है, बट राइट वायलेट हुआ है, देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट, सो यू विल अप्रोच द कोर्ट अंडर विच लॉ? सो दीज काइंड्स ऑफ सिविल wrongs which are twisted in nature because they are not straightforward in nature. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो ये बता देते कि किस एक्ट के अंदर हमें जाना है। सो दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड इन नेचर। इन दो सिविल रॉन्ग्स वी अप्रोचेज द कोर्ट अंडर टॉर्ट लॉ। और इस तरीके के जो रॉन्ग होते हैं उसमें हम कहाँ अप्रोच करते हैं कोर्ट को? टॉर्ट लॉ के अंदर। सो बेसिकली टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है जिसके लिए कोई स्पेसिफाइड पर्टिकुलर एक्ट नहीं है, एंड द मैटर्स आर ट्विस्टेड इन नेचर, तो दैट गोज़ इन टॉर्ट लॉ। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए आप अपने घर में हैं
एंड आपके नेबर में कोई एवरीडे म्यूज़िक प्ले करता है इवनिंग में, 1 और 2 डेज़ आपको अच्छा लगेगा, लेकिन 3rd 4th डे के बाद क्या हो जाता है, यू फील इरिटेटेड बिकॉज यू कैन नॉट एन्जॉय योर प्रॉपर्टी पीसफुली। आप अपनी ही प्रॉपर्टी को पीसफुली एंजॉय नहीं करें। दैट पर्सन इज़ नॉट कमिंग इन योर प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा, बट फिर भी वो आपका राइट वायलेट कर रहा है, राइट टू एन्जॉय योर प्रॉपर्टी फ्रीली। सो हियर इन अंडर विच लॉ, अंडर विच सिविल रॉन्ग लॉ यू विल गो टू द कोर्ट? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फैमिली नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, तो फिर किस लॉ के अंदर हम जाएंगे? तो यहाँ पर हमारे लिए आता है टॉर्ट लॉ। वाई? बिकॉज इट इज़ सिविल इन नेचर एंड द मैटर इज़ ट्विस्टेड। तो बेसिकली ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया है, सिविल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग, ट्विस्टेड इन नेचर, तो ये सारी चीज़ें मिलकर लास्ट में एक डेफिनेशन हमारे लिए बनाती हैं, और वो डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। टॉर्ट इज़ दैट civil wrong which are twisted in nature and there is no specific act to deal with that particular wrong. सो वो सिविल रॉन्ग जो ट्विस्टेड है नेचर में और जिसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, तो वो कहाँ जाते हैं? टॉर्ट में। ये हो गया डेफिनेशन टॉर्ट का। अब टॉर्ट को समझने के लिए हम समझते हैं टॉर्ट के प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। पहला प्रिंसिपल कहता है डैमनम साइने इंजूरिया। डैमनम साइने इंजूरिया। डैमनम साइने इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। वाई? क्योंकि डैमेज का मतलब होता है डैमेज, साइने मीन्स विदाउट, इंजूरिया मीन्स लीगल इंजरी। सो डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। इसको समझने के लिए अब हम एक केस लॉ समझते हैं। केस लॉ है ग्रामर स्कूल केस। इट्स अ वेरी ओल्ड इंग्लिश केस, ग्रामर स्कूल केस। ग्रामर स्कूल केस में हुआ ये था दैट देयर वाज एन एरिया, एक एरिया था जहाँ पर ए इज़ अ पर्सन जिसने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया। इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया। अभी यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना शुरू करते हैं। इसके ए का प्रॉफिट देखकर बी ने सेम लोकेलिटी में एक सेकेंड इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया। अब जहाँ पर कि नेक्स्ट सेशन में सारे बच्चे ए के स्कूल में जाते एक्सपेक्टेड हो सकता था, वो वहाँ पर क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं वो बी के स्कूल में चले जाते हैं, जिससे ए को डैमेज होता है, लॉस होता है। ए वेंट टू द कोर्ट, ए कोर्ट में जाता है, बट कोर्ट कहती है वी अग्री कि आपको डैमेज हुआ है, बट इज़ देयर एनी लीगल इंजरी हैपन टू यू? क्या आपको कोई लीगल इंजरी हुई है? नहीं, बिकॉज राइट टू हैव लीगल ऑक्यूपेशन हर किसी का अधिकार है। सो यहाँ पर कोर्ट ने कहा वी कैन नॉट ग्रांट यू एनी रेमेडी और एनी फाइन और कंपनसेशन बिकॉज देयर इज़ नो लीगल इंजरी हैपन टू यू। सो he did not get compensation. He did not get compensation. सेकेंड प्रिंसिपल कहता है इंजूरिया साइने डैमनम। इंजूरिया साइने डैमनम, और इसको हम कहते हैं लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। अब इसको भी समझने के लिए एक केस लॉ हम समझते हैं। केस लॉ है एशबी वर्सेस वाइट। इसमें क्या होता है कि इलेक्शन कंटेस्ट करने का, वोट देने का दिन होता है ना, वोट देने का दिन होता है, और एक ए अपनी घर से निकलता है वोट कास्ट करने। वोट
कास्ट करनी। ही वॉन्टेड टू गिव हिज वोट टू एक्स, बट बी इज़ अ पर्सन, अनदर पर्सन, जिसको पता है कि ए इज़ गोइंग टू गिव हिज वोट टू एक्स, बट बी वॉन्ट्स वाई टू विन द इलेक्शन। बी वॉन्ट्स वाई टू विन द इलेक्शन। अभी वो क्या करता है, ए को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है, लॉक कर देता है। ए couldn't cast his vote, but X wins the election. At the end, X wins the election. So A को यहाँ कोई लॉस नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ, but his legal right was violated, right to vote. So his legal right was violated. So when A went to the court against B, court said you will get compensation because your legal right was violated by B. So A got compensation because his legal right was violated. So third principle अब हम देखते हैं, UB jus EB remedium. UB jus EB remedium. So it says where there is a right, there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. जहाँ right है वहाँ क्या है, remedy है. So UB jus EB remedium. Where there is a right, there is a remedy. So इसको हम ऐसे कह सकते हैं, right is equal to remedy, no right, no remedy. तो इन तीनों प्रिंसिपल से एक चीज़ हमें समझ में आती है कि टॉर्ट लॉ कहता है कि भाई जहाँ राइट होगी वहीं आपको रेमेडी मिलेगा, एंड लॉ विल ऑलवेज प्रोटेक्ट योर लीगल राइट। लॉ को डैमेज से मतलब नहीं होता है, लॉ को मतलब किस चीज़ से है, वेदर देयर इज़ वायलेशन ऑफ लीगल राइट और नॉट। सो इन तीनों प्रिंसिपल्स का एक क्रक्स मिलता है और वो है लीगल राइट शुड बी प्रोटेक्टेड, डैमेज इज नॉट मैंडेटरी। डैमेज हो भी सकता है और नहीं भी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, लीगल राइट का प्रोटेक्शन, दैट देयर शुड नॉट बी एनी वायलेशन ऑफ लीगल राइट। सो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर टॉर्ट चलता है। अब आप मेरे से या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने कहीं भी सेक्शंस इम्पोज नहीं किया, कहीं भी सेक्शंस की बात नहीं की, तो उसका रीज़न ये है कि टॉर्ट जो है ये कोडिफाइड लॉ नहीं है। सो टॉर्ट इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ, टॉर्ट इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ का मतलब क्या होता है, इट इज़ नॉट कोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब क्या है, कोडिफाइड का मतलब होता है प्री रिटन। जैसे अगर मैंने कहा इंडियन पीनल कोड, तो उसमें पहले से लिखा हुआ है व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ मर्डर, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ रॉबरी, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट, उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट है, सबके प्रोविजंस उसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कोड्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सो वी से इट कोडिफाइड और प्री रिटन। कॉन्ट्रैक्ट, वो भी क्या है, उसमें हर एक चीज़ लिखा हुआ है। सो कोडिफाइड और प्री रिटन। बट टॉर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कहीं भी सेक्शंस आप नहीं पढ़ेंगे, टॉर्ट को कभी भी आप एक्ट के रूप में नहीं पढ़ेंगे। टॉर्ट इज़ ऑलवेज लॉ, जो चलता आ रहा है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। और टॉर्ट लॉ की ज़रूरत किस लिए है, टॉर्ट लॉ की ज़रूरत इसलिए है ताकि हमारे लीगल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, उनको हमेशा प्रोटेक्ट रखा जा सके। सो टॉर्ट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट आवर सिविल राइट्स, आवर लीगल राइट्स, एंड टॉर्ट लॉ इज़ नॉट अ कोडिफाइड लॉ। टॉर्ट लॉ तीन प्रिंसिपल्स पर काम करता है और इन तीनों प्रिंसिपल्स का एक ही क्रक्स है, दैट इफ़ देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट, the person will get compensation. If there is no violation of legal right, then damage हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, you will not get compensation. So damage is not mandatory. What mandatory is the violation of legal right. So this is about the tort. Tort pre-written नहीं है, codified नहीं है। टॉर्ट के ये प्रिंसिपल्स अभी हमने किए हैं कि टॉर्ट जो है वो तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है। अब हम देखते हैं कि टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं।
अभी मैं आपको पुराने पैटर्न से कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, बिकॉज न्यू पैटर्न में बहुत लॉन्ग पैसेजेस हैं, तो लॉन्ग पैसेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉड के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो अब आप देखो, आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा लीगल प्रिंसिपल। ये मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए हैं। पहला लीगल प्रिंसिपल जो होता है इसका मतलब होता है द लॉ, जो एग्जामिनर आपको दे रहा है कि भाई ये लॉ है एंड फैक्चुअल सिचुएशन इज़ द फैक्ट जिसके ऊपर हमें इस लॉ को अप्लाई करना है। एंड यहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे जिनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा। बेसिकली लॉ को हमें सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करके और इनमें से करेक्ट ऑप्शन को देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीगल प्रिंसिपल। पहला लीगल प्रिंसिपल कहता है इफ़ देयर इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन। इन्फ्रिंजमेंट मीन्स वायलेशन। सो अगर किसी भी तरीके का वायलेशन है लीगल राइट ऑफ अ पर्सन, ही कैन सू अंडर टॉर्ट्स फॉर कंपनसेशन इवन इफ ही हैज़ नॉट सफर्ड एनी हार्म और लॉस ऑफ अ सिंगल पेनी। अगर किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट होता है तो वो टॉर्ट लॉ के अंदर सू कर सकता है, यानी कोर्ट में जा सकता है कंपनसेशन के लिए, चाहे उसको हार्म हुआ हो या ना हुआ हो एक भी रुपए का। अब सिचुएशन कहता है मिस्टर बी अ बैंक मैनेजर रिफ्यूजेस टू ऑनर अ चेक प्रेजेंटेड बाय सी अ कस्टमर। ही नोज दैट सी हैज सफिशिएंट फंड्स इन हिज अकाउंट। कैन सी सू बी अंडर टॉर्ट्स एंड क्लेम कंपनसेशन। मिस्टर बी जो है वो एक बैंक मैनेजर है और सी एक कस्टमर है जिसका वो चेक ऑनर करने से मना कर देते हैं, मतलब चेक इन कैश करने से मना कर देते हैं, जबकि उनको पता है कि सी के पास सफिशिएंट फंड है उसके अकाउंट में, उसके बावजूद भी। अब क्या यहाँ पर सी जो है वो बी को टॉर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है और उससे कंपनसेशन डिमांड कर सकता है? अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है द बैंकर हैज़ वायलेटेड लीगल राइट ऑफ सी, ही कैन बी सूड अंडर टॉर्ट्स टू पे कंपनसेशन। ऑप्शन बी कहता है द एंटायर मनी ऑफ सी इन हिज अकाउंट इज इंटैक्ट, ही सफर्स नो डैमेज, ही शुड गेट नो कंपनसेशन। ऑप्शन सी कहता है बी कैन प्लीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इन द बैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू विच ही कुड नॉट ऑनर द चेक। पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो, सी कहता है बी कैन प्लीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इन द बैंक। कहीं भी प्रिंसिपल और फैक्ट में, जो अब गिवन प्रिंसिपल है और फैक्ट है, उसमें कहीं भी इस तरीके के वर्ड्स और इस तरीके का सिचुएशन मेंशन नहीं है, तो ये पहले ही हट गया। बी पर आते हैं। द एंटायर मनी ऑफ सी इन हिज बैंक अकाउंट इज इंटैक्ट, ही सफर्स नो डैमेज, ही शुड गेट नो कंपनसेशन। मतलब सी के बैंक अकाउंट में सारा पैसा है तो कोई डैमेज नहीं हुआ, तो कोई कंपनसेशन भी नहीं है। बट यहाँ पर उसका लीगल राइट तो वायलेट हुआ है, बिकॉज लॉ इज़ देयर टू प्रोटेक्ट हिज लीगल राइट, बिकॉज प्रिंसिपल भी यही कहता है कि इफ़ देयर इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट तो यहाँ सिंगल पेनी का हार्म ना हुआ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वायलेशन है लीगल राइट का, जैसे अभी मैंने आपको जब टॉर्ट समझाया था तभी मैंने बताया कि अगर वायलेशन है लीगल राइट का द पर्सन विल गेट कंपनसेशन। सो बी भी नहीं होगा एप्लीकेबल। सो अब हमारे पास क्या है? ए। अब ए को समझते हैं। द बैंकर हैज़ वायलेटेड लीगल राइट ऑफ सी, सो इट इज़ नियरेस्ट टू द प्रिंसिपल, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो भी किसकी बात कर रहा है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। सो द बैंकर हैज़ वायलेटेड लीगल राइट ऑफ सी, ही कैन बी सूड अंडर टॉर्ट्स टू पे कंपनसेशन। एंड वो जो है टॉर्ट के लिए सू कर सकता है बी को। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड कहता है वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विद और विदाउट डैमेज गिव्स राइज टू अ टॉर्ट। अगर टॉर्ट का अगर वायलेशन होता है लीगल राइट का, डैमेज हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ जो इशू आएगा वो किसका आएगा? टॉर्ट का। अब सिचुएशन, ए एस्टैब्लिशेज अ कोचिंग क्लास एंड चार्ज ₹5,000 पर ईयर एज फी। A's neighbor B establishes another coaching class, thereby creating a competition. This forces A to reduce his fees to ₹3,000 per year. अब यहाँ कहता है कि A जो है वो एक कोचिंग क्लास स्टैब्लिश करता है जहाँ वो फ़ी रखता है ₹5,000 पर ईयर। A का नेबर B वो एक दूसरा कोचिंग क्लास स्टार्ट करता है जहाँ जिसकी वजह से एक कंपटीशन आता है और ए को अपना फ़ी रिड्यूस करना पड़ता है ₹3,000 पर ईयर, यानी ₹2,000 का उसको लॉस है
एवरी बच्चे के ऊपर, हर एक सिंगल चाइल्ड के ऊपर। कैन ए क्लेम डैमेजेस फ्रॉम बी फॉर द लॉस कॉज टू हिम। अब देखो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है डैमेजेस। डैमेजेस मीन्स डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन। डैमेज मीन्स हार्म एंड डैमेजेस मीन्स कंपनसेशन। सो इट सेज कैन ए क्लेम डैमेजेस, क्या ए जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है बी से, जिस चीज़ के लिए उसको लॉस हुआ है। अभी हमने किया भी था, हमने एक प्रिंसिपल किया था डैमनम साइने इंजूरिया, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। बिकॉज यहाँ पर कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, तो जब लीगल इंजरी नहीं हुई है तो ऑब्वियसली बात है आपको कोई कंपनसेशन या डैमेजेस नहीं मिलेगा। सो नो से रिलेटेड हमारे कितने ऑप्शंस हैं, बी एंड सी। ओके, अब इन दोनों को हम देखते हैं। नो, ए हैज़ रिड्यूस द फी ऑन हिज ओन, एंड सी कहता है नो बिकॉज दो देयर वाज डैमेज देयर वाज नो लीगल इंजरी। सो बी और सी में नियरेस्ट टू द प्रिंसिपल जो है, रीज़न विच इज़ नियरेस्ट टू द प्रिंसिपल, वो किसका है, सी का है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। सो दिस इज़ द वे वी डू लीगल प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस। और इसी तरीके से हम जो है, जब हम लॉन्ग पैसेजेस भी करेंगे तो उसमें भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि मैंने बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए रेडी किया था। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो आई विल मेक अनदर वीडियो, एंड उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में टॉट के डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं उसको हम देखेंगे, उसको हम समझेंगे, और उससे रिलेटेड केस लॉज भी हम उसमें देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको टॉट समझ में भी आया हो और आपको टॉट अच्छा भी लगा हो। ओके, थैंक यू।